व्हाट इज़ अप एवरीबॉडी। हमारे पिछले वीडियो में हमने यूज़र इनपुट के बारे में बात की थी एंड वो वीडियो बहुत ही अच्छा था। वैसे ये वीडियो भी बहुत ही अच्छा होने वाला है। क्यों होने वाला है? बिकॉज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट। कितने तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं, क्या यूज केसेस होते हैं उनके, एंड हमें क्यों यूज करना चाहिए उनको, उनके बारे में बात करेंगे। एंड स्टार्टिंग में ही बता दूं, वीडियो में भी थोड़ा लंबा हो सकता है बट पूरा देखना, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। अर्थमेटिक क्या है, असाइनमेंट क्या है, कंपैरिजन, स्ट्रिंग, लॉजिकल, बिटवाइज, टर्नरी एंड टाइप ऑपरेटर्स, ये सारे के सारे ऑपरेटर्स आज हम सीखने वाले। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए एंड विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं हम हमारे वीडियो को अरिथमेटिक ऑपरेटर से। अरिथमेटिक ऑपरेटर का सबसे पहले हम यूज करेंगे। सो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को सबसे पहले लेते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होता है? अरिथमेटिक मतलब कि यार जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, उसके साथ साथ एक्सपोनेंशियल, डिवीजन, डिवीजन तो मैंने बात की, मॉड्यूलस, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, वो सारी चीज़ें क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बेसिक चीज़ से बात करते हैं कि यार एक बेसिक चीज़ है क्या इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहली बेसिक चीज़ है कि यार मान लो कि तुमने एक वेरिएबल बनाया लेट ए इज इक्वल टू 2। ऑलराइट, दूसरा एक वेरिएबल बनाया लेट बी इज इक्वल टू 2। दोनों की वैल्यू सेम है। ठीक है, नाउ अगर तुम लिखो इधर कंसोल डॉट लॉग एंड इधर लिखो कि यार ए प्लस बी एंड इधर एक स्ट्रिंग लगा दो, कॉमा करके तुम एक स्ट्रिंग भी लगा सकते हो 3। ठीक है, एंड इस तरीके से तुम्हें इनको भी स्ट्रिंग में लेना होगा। एंड ए प्लस बी, काम करता हूँ मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से फॉर्मेट कर देता हूँ एंड इधर ए प्लस बी करता हूँ। सो ये सही सही से बैठेगा। ठीक है, इस तरीके से तुम कर सकते हो। एंड या फिर 2+2 लिख दो ताकि यूजर को डायरेक्टली समझ में आ जाए कि किसकी बात हो रही है। एंड इधर 3 नहीं आएगा, इधर 4 आएगा। मेरी मैथ्स इतनी कमजोर नहीं है बट हाँ फिर भी कभी कभार ऐसी गलतियां हो जाती है। रन करते हैं यार, ज्यादा बकवास ना करते हुए रन करते हैं। एंड ये देखो 2+2 इज 4। ठीक है, मैं इधर से ये 4 निकाल देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा क्लीन लगे। एंड ये अभी एकदम क्लीनली आ रहा है। ओके, कंट्रोल डी करते हैं इसको थोड़ा सा। कंट्रोल डी एक शॉर्टकट है VS कोड का, जो कि हमें रेप्लिकेट करने में मदद करता है लाइंस को। हम इधर माइनस कर सकते हैं, माइनस के बाद इधर मैं एक अल्ट दबा के मल्टीपल कर्सर्स का भी यूज कर सकता हूँ, जो कि VS कोड का फीचर है। मल्टीप्लाई एंड इधर हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 4 ऑपरेटर्स तो हम सबको पता ही होंगे यार कि क्या होता है, किस तरीके से काम करते हैं। इनकी डिटेल में तो मुझे जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, प्लस प्लस करेगा, माइनस माइनस करेगा, डिवाइड डिवाइड सॉरी मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेगा एंड डिवाइड डिवाइड करेगा। ओके, इट्स शुड बी क्लियर। ओके, नाउ अब थोड़े से और हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं अलग अरिथमेटिक के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल से। एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? सबसे पहले मैं नाम लिख देता हूँ उसका ताकि तुम्हें ये याद रहे कि ये है क्या। नाम भी थोड़ा सा अजीब सा है बट हाँ ये एक्सपोनेंशियल है। एंड इसका क्या यूज केस है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ऑपरेटर को मैं लगा देता हूँ यार, डिवाइड वाला ऑपरेटर लगा हुआ था उधर, मैं इधर एक्सपोनेंशियल लगा देता हूँ। बेसिकली ये स्क्वायर निकालेगा, यानी कि दो को 2 बार 2 से मल्टीप्लाई करेगा, स्क्वायर निकालेगा बेसिकली, जो कि आपको देख के समझ में आ जाएगा। एक बेसिक अगर एग्जांपल दूं तो अगर मैं इसको 5 और इधर इसको भी 2 कर दूं, 5 और 2, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। 5 का स्क्वायर होता है 25, तो वो उस तरीके से ये स्क्वायर निकाल देगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करता है बेसिकली उस टाइम तक कि क्या होता है, इस किस तरीके से होता है। ठीक है, तो आई होप कि तुम्हें एक्सपोनेंशियल के बारे में समझ में आ गया होगा। बेसिकली स्क्वायर निकालने के काम में आता है एंड मल्टीप्लाई करता है उस टाइम तक जिस टाइम तक हमने इधर दिया होता है। एंड बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, आप इसका यूज़ करोगे, इतना ज़्यादा तो नहीं कर सकते बट हाँ करोगे ज़रूर इसका यूज़। एंड उसके बाद एक और चीज़ होती है हमारे पास जो कि ये नहीं होती है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे ला देता हूँ। एंड इसके बाद होती है हमारे पास मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या करता है उसके बारे में हम बात करते हैं। मॉड्यूलस डिवाइड ही करता है बेसिकली, बट वो क्या करता है, वो रिमाइंडर देता है हमें, यानी कि कोई भी अगर हमने डिवीजन किया तो वो हमें रिमाइंडर देगा उसका। एंड अगर मैंने 5/2 किया तो इसका रिमाइंडर तो 0 बनाने वाला है, एक बचेगा। तो अगर मैंने इधर 4/2 किया तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा। लेट्स सी, ये देखो 0 आ चुका है। 5 इधर इसलिए आ रहा है बिकॉज मैंने इधर 5 चेंज नहीं किया है। ये वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज चेंज हो रही है। ठीक है, मे बी अगर ये ऊपर वाले स्ट्रिंग के अंदर वैल्यूज चेंज ना हो रही हो तो उसको लेके कंफ्यूज मत होना।
ना मैं इधर डायरेक्टली चेंज कर रहा हूँ, मैंने इधर चेंजेस नहीं किए हैं, ठीक है, वो बात का ध्यान रखना। एंड ये देखो 4 मॉड्यूलस 2 इज 0, ठीक है, मॉड्यूलस है, रिमाइंडर देता है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। थोड़ी सी एक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ के बारे में बात करते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बारे में। तुमने एक ऐसी मीम देखी है ना जिसमें तुम बोलते हो कि एक बंदा बोलता है कि पुट मी ओवर दैट, डिक्रीज मी ओवर देयर, वैसी वाली, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। एंड उससे ही एक ये बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ, बिकॉज ये थोड़ा सा हार्ड पड़ सकता है तुम लोगों के लिए। क्यों? बिकॉज जब तुम इधर लिखोगे कंसोल डॉट लॉग ए प्लस प्लस एंड जैसे ही रन करोगे तो ए प्लस प्लस करने के बाद जैसे तुम इधर कंसोल डॉट लॉग ए करोगे, सबसे पहले तुमने क्या किया, तुमने लिखा कि कंसोल डॉट लॉग ए प्लस प्लस। एंड अब मैं ये चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें कमेंट आउट हो जाए, ठीक है। एंड मैं इन दोनों को 2 ही करना चाहता हूँ, यानी कि लेट ए की वैल्यू भी 2 है, लेट बी की वैल्यू भी 2 है। तो हमें पता है कि ए की वैल्यू 2 है। नाउ अगर हम ए प्लस प्लस करते हैं तो सबसे पहले तो क्या होगा, ए प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर एक आंकड़ा बढ़ जाएगा, यानी कि उसके अंदर एक वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। तो इधर मैं एक लिख देता हूँ कि प्रिंट्स फर्स्ट देन ऐड इन, ओके, ऐड 1 इन लिख देता हूँ ताकि समझ में आए कि यार कितना ऐड करता है ये। सबसे पहले ये प्रिंट करेगा ये वैल्यू, उसके बाद वो ऐड करेगा एंड उसके बाद जब तुम इसको प्रिंट करोगे तो वो 3 को प्रिंट करेगा, जो कि हमें ये डिजायर्ड रिजल्ट में मिल रहा है। अब इसका एक उल्टा चीज भी है, तुम प्लस प्लस ए भी कर सकते हो। प्लस प्लस ए सेम टू सेम होता है, जस्ट फर्क क्या होता है कि वो सबसे पहले ऐड करेगा उसके बाद प्रिंट करेगा। सबसे पहले इन दोनों को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि ये दोनों कोई दिक्कत ना करे एंड हमारी वैल्यू 2 रहनी चाहिए एट दिस पॉइंट ए इज 2। रन करने के बाद देखो, सबसे पहले तुमने 3 दिखा। क्यों दिखा 3? बिकॉज ए की वैल्यू थी 2, हमने लिखा था प्लस प्लस है। अब जब प्लस प्लस ए करेंगे तो ए की वैल्यू हो 3 से 2 से हो गई 3 से होने के बाद हमने दूसरी बार उसको प्रिंट किया तो सेम टू सेम 3 प्रिंट हो चुका है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ थोड़ा डिटेल में, बिकॉज कई लोगों को ना यही चीज में दिक्कत होती है बहुत ज्यादा। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में तो ज्यादा दिक्कत नहीं आती, बट जब बात आती है कि यार ए पहले है या फिर ए लास्ट में है, उसमें दिक्कतें आती है। तो याद रख लेना कभी भी कि यार अगर ए पहले है तो वो प्रिंट करेगा उसके बाद ऐड करेगा, एंड अगर ए बाद में है यानी कि जो प्लस प्लस साइन है उसके बाद ए आ रहा है तो वो सबसे पहले ऐड करेगा एंड उसके बाद प्रिंट करेगा। सो इस तरीके से तुम इसका यूज कर सकते हो। डिक्रीमेंट में भी सेम है, अगर तुम इधर लिखो कंसोल डॉट लॉग बी माइनस माइनस बी इज 2, बी की वैल्यू है 2 एट दिस पॉइंट बी इज 2। अगर हम इधर कंसोल डॉट लॉग करें तो एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या आना चाहिए कि यार सबसे पहले तो इधर 2 प्रिंट होगा, उसके बाद इसमें से एक माइनस हो जाएगा, तो एक्सपेक्टेड आउटपुट होगा कि नाउ बीज वैल्यू शुड बी 1। सेव करते हैं इसको, रन करते हैं एंड लेट्स सी कि क्या आता है। इन दोनों को मैं निकाल देता हूँ, इन दोनों की कोई जरूरत नहीं है, कमेंट आउट कर रहा हूँ, बेसिकली निकाल नहीं रहा हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने सबसे पहले तो बी को प्रिंट किया, उसके बाद बी माइनस माइनस लिखा। बी माइनस माइनस जब हमने लिखा तो क्या हुआ, बी की वैल्यू तो माइनस हुई बट वो दिखा नहीं। क्यों दिखा नहीं? बिकॉज बी को हमने सबसे पहले प्रिंट कर दिया। अब उसके बाद हमने बी को प्रिंट किया, उसके बाद कंसोल डॉट लॉग करके तब हमें पता चला कि यार बी की वैल्यू तो एक माइनस हो गई है, क्योंकि हमने एक डिक्रीमेंट ऑपरेटर चलाया था जो कि सबसे पहले बी को प्रिंट करते उसके बाद उसमें से एक निकाल देता है। ये आप ले सकते हो इसकी तरह ही। इसका उल्टा भी कर सकते हो तुम इस तरीके से कि यार इधर तुम आ जाओ, कंसोल क्या था हमने सबसे पहले क्या लिखा था, बी माइनस माइनस, माइनस माइनस बी, बीज वैल्यू इज 2 but after this line runs it will be 1, क्योंकि ये होने वाली है एंड ये सच्ची पत्थर की लकीर है कि यार ये जब हम इस लाइन को रन करेंगे तब बी की वैल्यू 2 से 1 हो जाएगी। जैसे सेव करके रन करेंगे ये देखो बी की वैल्यू 1 हो गई। तो इस तरीके से तुम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। ये थे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड कितने तरह के होते हैं वो मैंने बता दी है, प्लस माइनस टाइम्स डिवाइड, टाइम्स यानी कि मल्टीप्लाई, ठीक है। ये तो बेसिक बच्चों वाले ऑपरेटर्स थे। उसके बाद हमने एक्सपोनेंशियल एंड मॉड्यूल ऑपरेटर के बारे में बात की, मॉड्यूलस ऑपरेटर के बारे में बात की। उसके बाद हमने बात किया इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में, जो कि थोड़े से हेक्टिक थे बट हाँ आई होप कि तुम्हें समझ में आ गए होंगे, ठीक है। हम बात करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में बात करते हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर का नाम ले आते हैं इधर, ताकि हमें पता रहे कि हम किस ऑपरेटर के बारे में
बात कर रहे हैं, एंड मैं इधर लिख देता हूँ 2। एंड इधर हम क्या करेंगे, इधर हम सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर का मैं एक बेस्ट एग्जांपल लेना चाहता हूँ कि यार इस तरीके से तुम एक असाइनमेंट ऑपरेटर बनाते हो। एक असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, ये देखो ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। अगर तुम्हें मेरा कर्सर दिख रहा है तो ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है जो कि इक्वल टू है, ठीक है। यानी कि मैं देवांशु को असाइन कर रहा हूँ नेम के अंदर। एट दिस पॉइंट देवांशु एक स्ट्रिंग है तो मुझे इस तरीके से लिखना होगा, इज असाइनिंग एन नेम वेरिएबल। सो जब हमने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था तभी मैंने बता दिया था आप लोगों को कि यार हम कोई भी अगर वैल्यू स्टोर करते हैं तो हमें इक्वल टू की जरूरत पड़ती है। एंड एक इक्वल टू ही वो स्टार्टिंग ऑपरेटर है जो कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स की शुरुआत करता है। एंड किस तरीके से शुरुआत करता है, चीजों को स्टोर करने से, ठीक है, चीजों को स्टोर करने से एंड उनको वापस लाने से, यानी कि उनको कह सकते हो एड्रेस करने से, ठीक है। यानी कि अगर नेम को अगर पॉइंट आउट करूंगा तो मुझे देवांशु मिल जाएगा। एंड उसके बाद एक और चीज होती है हमारे पास, मान लो कि मैंने एक लेट नंबर इज इक्वल टू 1 करके एक मैंने बनाया, ठीक है, वेरिएबल। अब मैं ये करता हूँ कि कंसोल डॉट लॉग, मैं ये चाहता हूँ कि नंबर प्लस इक्वल्स टू 1, नंबर प्लस इक्वल्स टू 1 मैं करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं कंसोल डॉट लॉग नंबर को प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। एंड ये तुम्हारी एक्चुअल वैल्यूज को चेंज करते हैं वेरिएबल्स की, ठीक है। ये हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो गए, ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स हो गए, वो एक्चुअल वैल्यूज को चेंज करते हैं। तो ध्यान रखना, कोई भी ऑपरेटर अगर तुम एक से ज्यादा बार चला रहे हो तो उसका रिकॉर्ड रखना अपने पास कि यार ये सबसे पहले ये ऑपरेटर चलता है, उसके बाद ये ऑपरेटर चल रहा है, उसके बाद ये ऑपरेटर चल रहा है। बिकॉज कई बार तुम्हें खुद को नहीं पता होगा कि तुमने कौन से ऑपरेटर चलाया है तुम्हारे स्ट्रिंग्स के ऊपर या फिर तुम्हारे नंबर्स के ऊपर। सो उस बात का तुम्हें जरूर ध्यान रखना चाहिए। एंड आगे बढ़ते हैं हमारी डिबीट में। तो हमने सबसे पहले क्या किया था कि हमने सबसे पहले लेट नंबर इज इक्वल टू 1 लिखा। उसके बाद हमने लिखा कि यार नंबर प्लस इक्वल टू 1। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट है कि यार नंबर्स की वैल्यू होनी चाहिए 2, एक्सपेक्टेड आउटपुट है। सो अगर मैं इसको रन करूं तो क्या आएगा, 2 आ गया, बहुत ही अच्छी बात है। मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूं आगे वाले को ताकि तुम इधर फोकस करो 2 पे, ठीक है। एंड ये एरर क्यों दे रहा है, कंसोल डॉट लॉग नंबर इज नॉट डिफाइंड, ओके, नंबर को भी हमने गलती से कमेंट आउट कर दिया उसके साथ साथ। तो ये ऐसी दिक्कतें होती रहती है, ठीक है। सो एक्सपेक्टेड आउटपुट है हमारा 2। एंड इसके साथ साथ एक और चीज के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं कि अगर हम ऐड कर सकते हैं तो हम माइनस भी कर सकते हैं ना, कुछ इस तरीके से हम माइनस भी कर सकते हैं, रन कर सकते हैं उसके बाद। सो सबसे पहले जब हमने वेरिएबल क्रिएट किया तब उसकी वैल्यू क्या थी उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जब हमने वेरिएबल क्रिएट किया तब उसकी वैल्यू थी 1, उसके बाद हुई उसकी वैल्यू 2, उसके बाद हुई उसकी वैल्यू 1 वापस से। ये एंड ऑफ द रिजल्ट है, ठीक है, एंड ऑफ द रिजल्ट। एंड मैं इधर 2 की जगह 1 कर देता हूँ बिकॉज हमने माइनस किया उसके बाद, ठीक है। मैं इधर 100 भी लिख सकता हूँ, मैं इधर 1000 भी लिख सकता हूँ इस तरीके से। एंड रन करूंगा इन सबको तो ये देखो ये वैल्यूज अपने आप दे देंगे, ठीक है, ये वैल्यूज अपने आप दे देंगे। एंड मैं चाहता तो मैं इधर इस तरीके से रैंडम वैल्यूज भी डाल सकता हूँ। एंड इधर मैं 0 भी कर सकता हूँ या फिर 1 कर सकता हूँ, इट्स डिपेंड ऑन मी, ठीक है। सारी चीजें डिपेंड ऑन करती है कि यार तुम क्या करते हो, तुम्हारे इनपुट क्या करते हो, तुम्हारी उंगलियां क्या करती है कीबोर्ड के ऊपर, ठीक है। इस तरीके से तुम इसका यूज कर सकते हो। याद रखना कि ये तुम्हारे वेरिएबल्स की एक्चुअल वैल्यूज को चेंज करता है। सो अगर कांस्टेंट बना के रखा है तो उसके साथ ये काम मत करना, ठीक है। ये तो हो गया प्लस माइनस की बात, ठीक है, बच्चों जैसी बात है ये। नाउ बात करते हैं एक और चीज के बारे में जो कि है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ऑलराइट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के बारे में बात करेंगे। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड जो कि बहुत ही और भी बच्चों जैसी बात है, ठीक है। बट याद रखना इसके अंदर तुम्हें ज्यादा दिक्कतें हो सकती है अगर तुमने वैल्यूज को ज्यादा कर दिया। तो मान लो कि तुम्हारा पास एक बहुत ही रैंडम नंबर है 67 एंड तुमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया मान लो कि 78 से। इन सबको मैं अभी कमेंट आउट करो बिकॉज ये वैल्यूज को चेंज करते हैं। एंड मैं नहीं चाहता कि यार सबसे पहले मेरे 67 में पहले एक घट बढ़े 68 हो, उसके बाद से एक घट जाए यानी कि 67 वापस आ जाए, उसके बाद मल्टीप्लाई हो, उसके बाद मैं उसको डिवाइड करूँ। ऐसी चीजें मैं नहीं चाहता, मैं डायरेक्टली चाहता हूँ 67 मल्टीप्लाई बाय 78 हो जाए। एंड जैसे ही रन करूंगा मैं तो ये देखो सबसे पहले 67 प्रिंट हुआ जो कि ये था, उसके बाद ये जो कि इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन का जवाब है 67 मल्टीप्लाई बाय 78 मल्टीप्लिकेशन का जवाब ये रहा। एंड उसके बाद मैंने इधर जो एक प्रिंट किया था वो है, ठीक है। तो वो लाइन को भी तुम जाने दे सकते हो। तो ये 2 बार प्रिंट कर रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। मान लो कि मैंने यार कर दिया इसको डिवाइड कर दिया 2 से एंड मैं इन सबको भी अनकमेंट कर रहा हूँ। एंड मैं इधर कर रहा हूँ कि यार सबसे पहले तुम 10 ऐड करो या फिर 190 ऐड करो, जितना ऐड करना उतना करो, उसके अंदर से 76 निकाल दो, तो रन करो। उसके बाद तो ये देखो ये कुछ इस तरीके की अजीब से वैल्यू मुझे दे रही है। सो सबसे पहले तो हमारा जो 67 नंबर था उसको हमने प्रिंट किया, ठीक है। इधर ये जो हमारा 67 नंबर है उसको मैंने प्रिंट किया। उसके बाद ये दोनों ऐड हुए, एडिंग की वैल्यू आ रही है इधर मेरे
ख्याल से, एंड उसके बाद माइनस हुआ, माइनस की वैल्यू आ रही है ये 81181, ये माइनस की वैल्यू है जब हमने माइनस किया इन दोनों को। एंड ये जो बड़ा नंबर है मुझे कहने की जरूरत नहीं है, ये मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू है, एंड ये हमने डिवाइड बाय 2 किया था उसकी वैल्यू। तो उस तरीके से ये काम करता है। आई होप कि तुम्हें ये समझ में आ गया होगा और असाइनमेंट ऑपरेटर का किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स और भी तरीके से काम में आ सकते हैं, जैसे लाइक कि हमने अरिथमेटिक में देखा था मॉड्यूलस एंड एक्सपोनेंशियल, जो कि एक होमवर्क है, तुम्हारा प्रैक्टिस है, तुम्हें करनी है कि सबसे पहले तो मॉड्यूलस एंड एक्सपोनेंशियल उन दोनों को प्रैक्टिस करना है इन असाइनमेंट, देखना है किस तरीके से काम करते हैं। एंड मैंने तुम्हें बताया हुआ है कि वो किस तरीके से काम करता है अरिथमेटिक में, बट तुम्हें वो देखना है कि तुम्हें वो असाइनमेंट में किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो मॉड्यूलस एंड एक्सपोनेंशियल प्रैक्टिस में तुम्हें ऐड कर देना है। ये इस तरीके से तुम्हारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स हो गए। बहुत ही चंद थे बट हाँ बहुत ही हैवी थे वो लोग, बिकॉज अगर तुमने एक भी ऑपरेटर को मिस कर दिया असाइनमेंट करते हुए एंड तुम्हारी वैल्यूज कुछ अलग आ गई तो फिर तुम कंफ्यूज हो जाते, तो इसलिए ये बताना भी जरूरी था तुम लोगों को। ठीक है, एक और चीज भी होती है, एक और चीज भी मैं बता देता हूँ साथ साथ में कि यार अगर तुम नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 1 करो तो सेम है। ठीक है, ये करो ये लाइन, यानी कि नंबर प्लस इक्वल टू 190 या फिर नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 190, ये दोनों सेम है। ठीक है, सेम एज ये। कभी कभार तुम्हें ये सिंटेक्स भी दिख सकता है तो उसको भी तुम नकारना मत, उसको भी एक्सेप्ट कर लेना कहीं पर भी अगर ये सिंटेक्स दिखे तो। ठीक है, और भी ऑपरेटर्स है हमारे पास, वीडियो को लंबा ही नहीं करना है मेरे को, और भी ऑपरेटर्स के बारे में बात करनी है। सो उसके बाद है हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स की हेडिंग को लाया जाए फटाफट से, तो हम ऊपर जाते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर की हेडिंग को लेके आते हैं इधर। कंपैरिजन ऑपरेटर्स एंड कंपैरिजन में होता क्या है बेसिकली, तो कंपैरिजन में वैल्यूज को चेक किया जाता है। यानी कि मान लो कि मैंने इधर बनाया किया लेट c इज इक्वल टू 45, उसके बाद मैंने बनाया कि लेट d इज इक्वल टू, मान लो मैंने इधर लिख दिया 65। ये वैल्यूज एकदम रैंडम है, आप अपनी वैल्यूज अलग लेना। अब अगर मैं इधर लिखूं कि यार कंसोल डॉट लॉग c इक्वल्स टू डी, यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ लिटरली कि 45 इक्वल है 65 के, जो कि कोई सेंस नहीं बनाता। 45 की वैल्यू अलग है, 65 की वैल्यू अलग है। 45 65 से कम है, ऑब्वियसली कम है। ठीक है, अगर हम एकदम नॉर्मल लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू ले तो आपके हिसाब से इधर क्या आना चाहिए? मेरे प्रोग्रामिंग के हिसाब से इधर फॉल्स आ जाना चाहिए, बिकॉज ये स्टेटमेंट ही पूरा गलत है कि यार 45 एंड 65 दोनों इक्वल है। तो अगर मैं इसको रन करूं तो ये देखो ये फॉल्स आ रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टार्ट है कि यार तुम किस तरीके से कंपैरिजन कर सकते हो दोनों वैल्यूज के बीच में। एंड हम यही करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज करके, हम वैल्यूज को चेक करते हैं। एक और चीज भी होती है, अगर तुम इसको इस तरीके से इक्वल टू कर दो, यानी कि 3 बार इक्वल टू करके रन करो, तो ये क्या करता है पता है? दोनों बार में तो सबसे पहले ये वैल्यू को चेक करेगा। अगर तुम 2 इक्वल टू दोगे, एक और इक्वल टू दोगे, तो ये स्ट्रिंग को भी चेक करेगा। यानी कि मान लो कि तुम्हारे पास 45 एंड 45 है, मान लो कि तुम्हारे पास 45 एंड इधर भी 45 है, तो एक टाइम के लिए ये रन करोगे तुम, तो ये दोनों ट्रू देंगे। ये इसलिए दे रहा है बिकॉज ये वैल्यूज को ही चेक करता है। मैं इधर लिख देता हूँ इट विल ओनली चेक वैल्यूज, ओके, बट ये डेटा टाइप को भी चेक करता है एंड इट विल चेक योर डेटा टाइप, ओके, डेटा टाइप ये चेक करता है। एंड अगर मान लो कि अगर इसमें अगर तुम्हें ट्रू मिल गया वैल्यूज के अंदर, तो बहुत ही मैं समझ सकता हूँ कि यार वैल्यूज सेम है इसलिए ट्रू मिल जाता है तुम्हें। बट अगर मैंने इधर 45 कर दिया, जो कि एक नंबर है, लिटरली एक नंबर है, बिकॉज इसके अंदर कोट्स नहीं है, इसके अंदर कोट्स नहीं है, इसके अंदर कोट्स है, सो एक ये स्ट्रिंग है, एक ये नंबर है। अब अगर हम रन करें इसको तो इधर फॉल्स आ जाना चाहिए। क्यों आया फॉल्स? सबसे पहले देखो ट्रू आ गया। क्यों ट्रू आ गया? बिकॉज दोनों की वैल्यू को ये सेम समझ रहा है, एक वैल्यू को ही चेक करता है। ये फॉल्स इसलिए दे रहा है बिकॉज इन दोनों के डेटा टाइप से मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, इन दोनों के डेटा टाइप से मैच नहीं कर रहा है। ये एक इंटीजर है, ये एक स्ट्रिंग है, जो कि कोई मैच कर ही नहीं पा रहा है एक दूसरे के अंदर। तो ये इस तरीके से इक्वल्स टू का मतलब है कि आप इक्वल्स टू से इस तरीके से कंपैरिजन कर सकते हो। नॉट इक्वल टू की बात करते हैं। अगर मैं इधर लिखूं console.log c इज नॉट इक्वल टू d, जो कि सच है। अगर हम इसको रन करें एंड मैं इधर एक 45 की जगह 46 कर दूं, सिर्फ एक मैंने नंबर बढ़ा दिया, तो ये स्टेटमेंट सच हो जाएगी।
अगर मैंने इस स्टेटमेंट को सेम था वैसा रखा तो ये ट्रू हो जाएगी, ठीक है, ये ट्रू हो जाएगी। फॉल्स हो रही है, ये क्यों फॉल्स आ रही है? मैं इन दोनों को सबसे पहले कमेंट आउट करता हूँ। मुझे ज्यादा चीजें देखना एक साथ पसंद नहीं है, तो मैं अगर इसको रन करूँ ये फॉल्स बता रहा है, इसलिए फॉल्स बता रहा है बिकॉज ये दोनों की वैल्यू सेम है। अगर मैं इधर 46 कर देता तो रन करता है इसको, तो ये इस तरीके से ट्रू बता रहा है। अब ये ट्रू क्यों बता रहा है? कि ये चेक करता है कि वैल्यूज आर नॉट इक्वल। इट विल चेक कि वैल्यूज इक्वल है कि नहीं है। अगर इक्वल होगी तो फॉल्स देगा। इफ इक्वल मैं लिख देता हूँ, इफ वैल्यूज आर इक्वल देन इट विल शो यू फॉल्स एंड इफ नॉट देन इट विल शो यू ट्रू। सो कहने का मतलब यही है सिंपली कि अगर वैल्यूज सेम हुई तो तुम्हें फॉल्स दिखाएगा, बिकॉज इसका मतलब ही यही है कि यार वैल्यू इक्वल नहीं है, वही चेक करने वाला ये ऑपरेटर है। अगर ये वैल्यूज दोनों सेम रहे ना, अगर मैं ये स्ट्रिंग रिंग को निकाल देता हूँ, सबसे पहले मैं इन दोनों को 45 कर देता हूँ। अगर वैल्यू सेम रही तो ये फॉल्स देने वाला है, एंड अगर वैल्यूज अलग रही तो ये ट्रू देने वाला है। एज सिंपल एज दैट। ज्यादा डिटेल में मैंने इधर एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है, मैं इस रैपल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक और चीज भी होती है इन दोनों के साथ साथ, जो कि हमने देखा था console.log। अगर हम करेंगे console.log c नॉट इक्वल टू डी, नॉट इक्वल टू डी, ओके, नॉट इक्वल टू डी। इसका मतलब क्या होता है कि यार ये वैल्यू तो सेम है ही नहीं, वैल्यूज प्लस डेटा टाइप। मैं इसलिए इतना शॉर्ट लिख रहा हूँ बिकॉज मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, डेटा टाइप TYP डेटा टाइप। ऑलराइट, इधर मैंने इसलिए शॉर्ट लिखा है बिकॉज मैंने ऊपर इधर मेंशन किया हुआ है, सो तुम ऊपर जाके देख सकते हो। बट ये वैल्यूज को भी चेक करता है, डेटा टाइप्स को भी चेक करता है। मान लो कि यार ये दोनों की वैल्यूज अलग अलग है, चलो एक टाइम के लिए इधर ट्रू आ जाएगा, बट इधर ट्रू नहीं आएगा बिकॉज अभी ये स्ट्रिंग है। ये इसलिए ट्रू बता रहा है बिकॉज वैल्यूज भी सेम नहीं है एंड डेटा का टाइप भी सेम नहीं है, इसलिए ये ट्रू बता रहा है, ठीक है। अगर ये स्ट्रिंग ना होती, अगर ये स्ट्रिंग ना होती एंड ये दोनों वैल्यूज भी सेम होती तो ये दोनों फॉल्स दे देते, ये दोनों फॉल्स दे देते, मेरे को मुंह पे फॉल्स दे देते, क्योंकि इसका डेटा टाइप भी सेम है इन दोनों का एंड इन दोनों की वैल्यूज भी सेम है। सो आई होप कि तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारे पास ग्रेटर देन, लेसर देन, बहुत सारी चीजें होती है। मैं फटाफट से इधर लिख देता हूँ ताकि तुम बाद में उसको प्रैक्टिस कर पाओ, एंड मैं उनको बता के आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं इधर लिख देता हूँ ग्रेटर देन डी, एंड उसके बाद कंट्रोल अगर सी वी करें हम इधर और भी रेप्लिकेट कर दे लाइंस को, तो ये देखो इतनी काफ़ी है। ग्रेटर देन, लेसर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेसर देन इक्वल टू, सेव करें अगर इन दोनों को हम, तो इस तरीके से ये आ रहा है। तो ग्रेटर देन में ये चेक करेगा कि ये बड़ा है कि नहीं, सी डी से बड़ा है कि नहीं। लेसर देन में ये चेक करेगा कि सी डी से छोटा है कि नहीं, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू में ये चेक करता है कि यार सी डी से बड़ा है या फिर दोनों सेम है, वो चेक करेगा। एंड लेसर देन इक्वल टू में वो चेक करेगा कि सी डी से छोटा है या फिर इक्वल है, ठीक है। सो इन दोनों को तुम्हें यूज करना है प्रैक्टिस में। मैं अभी रन नहीं करने वाला बिकॉज वीडियो ऑलरेडी बहुत ही लंबा हो चुका है एंड हमें और भी ऑपरेटर्स देखने हैं, ठीक है। सो इसका यूज कर सकते हो तुम। एक टर्नरी ऑपरेटर आता है हमारे पास, बट वो अभी मैं इस वीडियो में मैं समझाऊंगा, मैं आने वाले वीडियो में समझाऊंगा, क्योंकि अगर मैं वो समझाने बैठ गया तो वो तुम्हें दिक्कत कर सकता है, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर्स, उसकी चिंता मत करना तुम। एंड स्ट्रिंग्स के बारे में भी हम, एक स्ट्रिंग का पूरा वीडियो आएगा तो उसके ऊपर मैं बात करूंगा। लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स का हम यूज करते हैं कभी कभार लॉजिक के साथ काम करने के लिए। लॉजिक के साथ किस तरीके से काम करते हैं हम? लॉजिक के साथ हम इस तरीके से काम करते हैं कि यार कंसोल, मान लो कि एक और वेरिएबल्स बना देते हैं यार, लेट ई इज इक्वल टू, मान लो कि मैंने लिख दिया इधर 56, लेट एफ इज इक्वल टू, मान लो मैंने लिख दिया 57, ओके। सो लॉजिक के साथ हम जब काम करते हैं तो हमारे पास इस तरीके के ऑपरेटर्स आते हैं। कंसोल डॉट लॉग, मैं कुछ इस तरीके से इधर फॉल्स कर देता हूँ, फॉल्स FALSE फॉल्स, एंड इधर ट्रू कर देता हूँ TRUE, एंड मैं इन दोनों को चेंज कर देता हूँ, F कर देता हूँ, इसको F, इसको T कर देता हूँ, ताकि देखने में भी आसानी रहे कि ये क्या है। मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं लिखता हूँ कि यार TNN F, यानी कि, एंड ये सिंबल नहीं है, सॉरी, एन जो होता है वो होता है तुम्हारे 7 नंबर के ऊपर। जब तुम शिफ्ट दबा के उसको क्लिक करोगे तो इस तरीके का एन आएगा, एंड जब तुम इस तरीके से लिखोगे तो ये क्या डिटरमाइन करता है पता है? ये देखता है कि यार ये लॉजिकल है कि नहीं है, लॉजिकल एंड सेम है कि नहीं है। तो अगर तुम इसको रन करोगे तो ये ऑब्वियसली फॉल्स देगा। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब ये फॉल्स देगा एक बार, क्यों देगा? बिकॉज ट्रू एंड फॉल्स कभी ट्रू नहीं हो सकते, ठीक है। यानी कि एक कंडीशन भी अगर ट्रू है, यानी कि जो भी दो कंडीशन तुम इन दोनों के अंदर ले रहे हो वो ट्रू ही होनी चाहिए। यानी कि ये जो हमारा एफ है वो भी ट्रू होना चाहिए, एंड जो हमारा ये टी है वो भी ट्रू ही होना चाहिए, तब ये ट्रू रिटर्न करेगा। बट अगर मान लो कि गलती से भी तुमने इधर एफ को फॉल्स कर दिया तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये रन नहीं करेगा।
ये फॉल्स ही रहेगा। क्यों? बिकॉज वो दोनों कंडीशन को चेक करता है कि यार ये भी ट्रू होनी चाहिए एंड ये भी ट्रू होनी चाहिए। इट रिक्वायर्स टू बी बोथ ऑफ statements true and if not then it will give you false। एक और चीज भी होती है हमारे पास उसके साथ साथ लॉजिकल और, एंड बाय द वे इसका नाम है लॉजिकल एंड। इट नेम्स, इधर आगे लिख देता हूँ मैं इधर, इट नेम्स इज लॉजिकल एंड, यानी कि लॉजिकल एंड ऑपरेटर, यानी कि टी एंड एफ। अगर हम लॉजिकल में देखें कि टी एंड एफ यानी कि टी और एफ दोनों सेम है कि नहीं है, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। ट्रू, सच और झूठ कभी भी एक हो नहीं सकता, ठीक है। सो उस तरीके से ये लाइंस काम करती है। उसके साथ साथ हमारे पास होता है लॉजिकल और। लॉजिकल और क्या करेगा, वो देखेगा क्या दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, जो कि हो सकती है, ठीक है। हो सकती क्या है, होगी ही, बिकॉज हमारे पास एक ट्रू एंड एक फॉल्स है। तो अगर मैं लिखूं टी एंड ये जो दोनों खड़े डंडे हैं उनको अगर मैं ले आऊं, सो अगर मैं इसको रन करूं तो सबसे पहले तो फॉल्स आएगा लॉजिकल एंड का, उसके बाद आएगा ट्रू। क्यों आएगा ट्रू? बिकॉज लॉजिकल और जो होता है वो क्या करता है, वो दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर चेक करता है एंड अगर वो कंडीशन ट्रू निकल जाती है तो वो पूरी बात को समेट देता है। वो बोल देता है कि हाँ यार ये चीजें ट्रू है, ठीक है। वो दूसरी कंडीशन के पीछे नहीं भागता है। इट रिक्वायर्स वन कंडीशन, इट रिक्वायर्स वन कंडीशन, वन ऑफ द टू स्टेटमेंट्स ट्रू, टू बी ट्रू एंड इफ नॉट देन इट विल गिव यू फॉल्स। ओके, अगर दोनों ही कंडीशन फॉल्स है तो ये फॉल्स दे देगा। ये बोलेगा कि यार दोनों में से एक अगर ट्रू हो जाए तो मैं ट्रू दे देता, बट अभी दोनों ही फॉल्स है तो अब मैं क्या करूँ। तो वो उस तरीके से हाथ खड़े कर देगा एंड मैं इधर लिख देता हूँ TRU ट्रू वापस से, ठीक है। वीडियो लंबा हो रहा है, मुझे पता है वीडियो लंबा हो रहा है, मेरी भी एनर्जी लो हो रही है, बट फिर भी मैं वीडियो को खत्म करूंगा एंड मैं सारे के सारे ऑपरेटर्स तो मैं बताऊंगा एक्सेप्ट विथ टर्नरी ऑपरेटर्स एंड स्ट्रिंग्स के ऑपरेटर्स, बिकॉज वो मैं स्ट्रिंग का ऑपरेटर तो मैंने बता दिया, स्ट्रिंग के वीडियो में मैं बताऊंगा। टर्नरी के लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो अरेंज कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं बताऊंगा बिटवाइज एंड टाइप के बारे में बात करेंगे बाद में। बट लास्ट एक ऑपरेटर है हमारा जो कि है लॉजिकल नॉट। ऑलराइट, सो अभी हम बात कर लेते हैं लॉजिकल नॉट के बारे में एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स को खत्म करते हैं। तो मैं लिख देता हूँ console.log एंड जो हमारा लॉजिकल नॉट ऑपरेटर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। इस तरीके से हमें सबसे पहले लिखना होता है एंड उसके बाद हम चेक करते हैं कि टी इज ग्रेटर देन एफ और नॉट एंड रन करते हैं सिंपली एंड मैं इधर वैल्यूज को डाल देता हूँ, या फिर हम इक्वल टू भी लगा सकते हैं, ठीक है। इक्वल टू भी लगा देते, सेम रहेगा। सो अगर मैं इसको रन करूँ तो ये ट्रू दे रहा है बिकॉज ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है। ट्रू तब देता है लॉजिकल नॉट जब दोनों वैल्यूज सेम नहीं होती है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि यार लॉजिकल नॉट कभी भी यूज करो, इट विल गिव यू ट्रू इफ कंडीशन आर नॉट सेम और ट्रू, यानी कि ये तुम्हें ट्रू तो दे देगा बट कब देगा, जब तुम्हारी दोनों कंडीशन है वो ट्रू नहीं होगी या फिर सेम नहीं होगी तब देगा ये ट्रू। तो उसके लिए इसका यूज किया जाता है एंड इसको यूज करते टाइम थोड़ा सा तुम्हें देखना पड़ता है कि यार ये किस तरीके से यूज होता है। ऑलराइट, सो अभी हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स खत्म हो चुके हैं एंड उसके बाद बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में भी हम बात करेंगे। बिटवाइज ऑपरेटर्स में मैं ज्यादा नहीं बताने वाला बिकॉज बिट्स के साथ हम बात नहीं करने वाले, बट फिर भी मैं थोड़ा बात बता देता हूँ। टर्नरी ऑपरेटर के बारे में तो मैंने मना कर दिया कि टर्नरी ऑपरेटर अभी मैं नहीं बताऊंगा, बट हाँ बिटवाइज एंड टाइप ऑपरेटर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले टाइप ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं, बिटवाइज के बारे में लास्ट में बात करेंगे। टाइप ऑपरेटर क्या होता है? जब हमने टाइप ऑफ सीखा था, हमने जब सीखा था तब हमने देखा था कि यार हम किसी भी वेरिएबल्स का टाइप रिटर्न कर सकते हैं कुछ जिस तरीके से कि यार लेट x इज इक्वल टू देवांशु console.log x एंड अगर तुम इधर लिख देते टाइप ऑफ x इस तरीके से टाइप ऑफ एक्स एंड रन करते तो तुम्हें स्ट्रिंग मिल जाती एंड उसका तुम यूज कर पाते। राइट, सो ये एक स्ट्रिंग दे रहा है, ये एक ऑपरेटर है बाय द वे। टाइप ऑफ एक फंक्शन भी है, एक ऑपरेटर भी है। अगर तुम इसका यूज करोगे कभी भी तो तुम इसका यूज कर सकते हो एज अ ऑपरेटर, ठीक है। मैंने एक बताया था कि यार एक वीडियो में पिछले कि टाइप ऑफ एक फंक्शन है, बट हाँ तुम इसका ऑपरेटर की तरह भी यूज कर सकते हो। कई लोग ऑपरेटर बोलते हैं, कई लोग फंक्शन भी बोलते हैं, तुम इसका यूज कर सकते हो। ऑपरेटर एंड फंक्शन में तो बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है, तो इन दोनों को मिक्स मत करना, बट हाँ इन दोनों का तुम यूज कर सकते हो टाइप ऑफ। एंड एक और चीज भी होती है हमारे पास, इंस्टेंस ऑफ। ये ऑब्जेक्ट्स के लिए काम में आता है कि किस चीज का इंस्टेंस है। तो अगर तुम इधर लिखोगे इंस्टेंस ऑफ तो ये वैसा भी चलेगा नहीं बिकॉज ये ऑब्जेक्ट्स के अंदर ही वर्क करता है एंड मैं अभी ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा, तो इसको हम ऑब्जेक्ट्स के वाले वीडियो में देखेंगे। आई विल शो यू एन
ऑब्जेक्ट क्लास, ठीक है, ताकि मुझे भी पता रहे कि मुझे क्या क्या दिखाना है आप लोगों को। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। बिट्स के साथ काम करते हैं वो होते हैं हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर्स। एंड कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, क्या क्या चीजें होती है उसके बारे में मैं फटाफट से बात कर लेता हूँ। एंड होता है, आर होता है, एंड वो सारी चीजें होती है। एंड मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ पता है, बिटवाइज अगर तुम्हें सीखने हैं तो बिटवाइज ऑपरेटर्स तुम इस तरीके से सीख सकते हो। मैं अभी फटाफट से तुम्हें बता रहा हूँ कि ये होते क्या है, ठीक है। सो मैंने इधर एक इंटरनेट से लेके आया हूँ ऑपरेटर्स को इनके, एंड उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। बिटवाइज ऑपरेटर में होता है एंड। एंड का मतलब क्या होता है कि चेक करता है कि यार 5 एंड 1 क्या होता है बिट्स के अंदर। बिट्स के अंदर वो बेसिकली मतलब क्या होता है दोनों का, ठीक है। यानी कि ये देखो, ये है हमारा ऑपरेटर। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ इधर से। ये है उसकी डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन यानी कि उसका पूरा नाम। ये है हमारी वैल्यू, ठीक है, 5 एंड 1। ये है बीच में ऑपरेटर। ये है दोनों ऑपरेंड्स एंड ये है ऑपरेटर। अब ये बिट वैल्यूज है, यानी कि बिट में 5 की वैल्यू क्या होती है, 0101, जो कि है 5 बिट के अंदर, ठीक है। बिट जब तुम पढ़ोगे तब तुम्हें पता चलेगा। 1 जो होता है वो होता है 10001। एंड जब इन दोनों के ऊपर हम रिजल्ट्स करते हैं तो हमें ये बिट मिलते हैं, यानी कि ये ऑपरेशन का रिजल्ट मिलता है, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसीलिए मैं ज्यादा नहीं बता रहा तुम लोगों को। एंड इस यही मकसद है कि मैं इसको थोड़ा सा फास्टली दिखा रहा हूँ, बिकॉज जो लोगों को बिट्स में इंटरेस्ट है वो लोग देख के समझ जाते हैं। एंड जो लोगों को बिट्स में इंटरेस्ट नहीं है वो लोग टाइम के बाद भी देखेंगे तो भी उनको नहीं समझ में आएगा। बट हाँ, इस तरीके से तुम इसका यूज कर सकते हो। इंटरनेट पे जाके थोड़ा सा देख लेना ज्यादा, अभी मैं बोल बोल के थक गया हूँ। एंड तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा यार, प्लीज मुझे बताना जरूर। मैंने बहुत मेहनत की इस वीडियो में। करीब 50 मिनट का वीडियो बन चुका है। बट हाँ, एडिटिंग में मैं थोड़ा काट वाट लूंगा, बट फिर भी मेहनत लगती है, बोलना पड़ता है, एनर्जी लगती है। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर नए हो तो जाके इस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लीजिए। इस प्लेलिस्ट में मैं सारी चीजें अपलोड करते रहता हूँ टाइम टू टाइम। एंड आप लोगों को दिखाते रहता हूँ कि यार किस तरीके से प्रोग्रामर की जर्नी होती है, किस तरीके से हम सारी चीजें सीखते हैं। तो उसको भी देखना कंसिडर कर सकते हो। चैनल पे जा सकते हो सब्सक्राइब करने के लिए। सब्सक्राइब करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा कि आप लोग भी मुझे सपोर्ट कर रहे हो। जिस तरीके से मैं आप लोगों को सपोर्ट कर रहा हूँ ये वीडियोस बना के, उस तरीके से आप लोग भी मुझे सपोर्ट कर रहे हो। एंड इस तरीके से हम एक दोनों को सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं आने वाले टाइम में भी इस तरीके से इससे भी अच्छे वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो प्लीज सपोर्ट दीजिए, लीजिए। एंड मैं मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।